हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंडी। तो पुनः चलते हैं एक बार फिर एक और सीरीज लेकर के इस उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हुआ हूं। जो इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन किए, उसके बाद की सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी करते चलते हैं। 50 क्वेश्चन तक हमने पहले कर लिए थे, आज चलते हैं 91 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? अधिकरण हमने यहाँ पर ढूंढना है। अधिकरण किसमें अधिकरण है? ने, के, को या में। तो अधिकरण क्या होता है? अधिकरण मैं पे पर, ये अधिकरण के क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ये कर्म का होता है, ठीक है ना। का के की संबंध होता है, ये कर्ता होता है, ठीक है ना। कर्ता कारक का चिन्ह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द होगा इसमें? आपात मस्तक, अनाधिकार, हृदय विदारक या परित्यक्ता। परित्यक्ता भी ठीक है, हृदय विदारक भी ठीक है, आपात मस्तक भी ठीक है। इसमें जो गलत है ये है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं बल्कि क्या होगा, क्योंकि क्यों होगा, ये बना हुआ है अनहलंत प्लस अधिकार। अनहलंत प्लस अधिकार। अब आप ये बताओ, अगर इन इन दोनों शब्दों की अगर संधि होगी, इन दोनों, ये उपसर्ग, ये वाला उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये और जो है कि इसके पीछे लगेगा, तो क्या बनेगा? अनधिकार। क्या बनेगा? अनधिकार। तो इसमें यहाँ पर अना अना तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए कई बार, क्योंकि ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो इसलिए ये होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मित्रों आपको। वर्तनी, अगर कहीं पर भी वर्तनी पूछी जाए ना आपको, वर्तनी, तो इसका मतलब या तो उसमें संधि से संबंधित त्रुटि है, या उसमें उपसर्ग से संबंधित त्रुटि है, या उसमें प्रत्यय से संबंधित त्रुटि है। तो इन तीन चीज़ों को देखा करो। यहाँ पर अनधिकार था ना, यहाँ पर हम बहुत बार क्या करते हैं कि वर्तनी को रटते हैं। यहाँ पर अगर जिसको संधि नहीं आती होगी ना, या जिसने रट दिया, तो रटा हुआ तो चीज़ अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। जैसे कि समझ करके करोगे, क्योंकि यहाँ पर अनहलंत के साथ अधिकार के साथ मुझ शब्द बना हुआ है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पेपर वाला था, उसने केवल आपको यहाँ पर आपकी वर्तनी का ही टेस्ट नहीं लिया, बल्कि उसने यहाँ पर आपका क्या लिया? आपके संधि का भी टेस्ट लिया एक ही प्रश्न में। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है व्याधि, आदि, व्यथा या यातना। तो इसका हो जाएगा शारीरिक पीड़ा के लिए क्या होगा? व्याधि, ठीक है ना। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त हो रहा माना कि यार मेरे को क्या हो गया? व्याधि हुई। यातना किसी को दी जाती है, यातना दी जाती है जब आदमी किसी के साथ व्यथा सुनाता है, तो उसको आदि का मतलब होता है, आदि किसी चीज़ का क्या होना? आदि होना, मतलब लत लगना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखते हैं। मागधी से नहीं हुआ, अर्धमागधी से, अर्धमागधी से भी नहीं, पैसाची से, पैसाची से भी नहीं। किससे हुआ है? सौरसेनी से। और सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अब पश्चिमी हिंदी में क्या क्या भाषाएँ आती हैं? ये आती हैं नीचे, क्योंकि नीचे वाला प्रश्न है, तो इसमें हम पश्चिम हिंदी का नीचे नीचे करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मागधी का। क्या? मागधी का। मागधी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मागधी में आती हैं बिहारी, बिहारी आता है, उड़िया आता है, उड़िया आता है, बांग्ला आता है, बांग्ला आता है, और असमिया। क्या आता है? असमिया भाषा इसमें आता है। आगे देखें हम, आगे देखते हैं कि अर्धमागधी में, अर्धमागधी में क्या आता है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में क्या आता है? ए, बी, सी। ए का मतलब अवधि, बी का मतलब बघेली, सी का मतलब छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। पैसाची अपभ्रंश की हम बात करते हैं, तो पैसाची में सिंधी आ जाता है। क्या आ जाता है? सिंधी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का पार्ट नहीं है? इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कशन नहीं किया पश्चिमी हिंदी का, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है इसका उद्गम। तो यहाँ पर है खड़ी बोली, खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी नहीं है, क्योंकि हमने अभी ए बी सी में पढ़ा था ना, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये किसका है? ये तो पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का पार्ट है। हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी को क्या दूसरा नाम बोलते हैं? बांगरू, बांगरू। बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। इसके अलावा
पश्चिम हिंदी में क्या क्या है, ब्रज है और कन्नौजी है। क्या है, कन्नौजी, कन्नौजी इसका हो जाएगा। खड़ी बोली को ही कई बार इसको कौरवी, कौरवी भी इसको बोलते हैं, खड़ी बोली को, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। कई बार हम तत्सम को प्रयोग करते हैं, संस्कृत से आए हुए शब्दों को ही तत्सम शब्द बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, सूरज, ये क्या है, सूर्य, सूर्य इसका तत्सम शब्द होगा, ये तत्व शब्द है। पत्थर इसका प्रस्तर हो जाएगा। सर्प ये क्या है, तत्सम शब्द है। कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्रश्न क्या 57 है, सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये हर बार आयु की खासियत रहती है कि ये संधि कम, संधि या इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, इनको कम पूछता है, बल्कि ये संधि विच्छेद ज़्यादा पूछता है। तो सप्त ऋषि ये तो होगा नहीं, सप्तधन ऋषि ये भी नहीं होगा, सप्तधन ऋषि भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तधन ऋषि। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। क्यों हो जाएगी, यहाँ पर क्या हुआ, सप्त अ प्लस री, जब अ के बाद री आता है तो उस कंडीशन में कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि उसमें हो जाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अ वर्ण का उच्चारण स्थान है, दंत नहीं है, मूर्धा नहीं है, तालु नहीं है, क्या हो जाएगा, कंठ। एक चीज़ अभी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा शॉर्टकट में। बहुत बार हम जो है कि उच्चारण स्थान में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उच्चारण स्थान में क्या होगा। हमने कभी मुंह देखा आदमी का, ऐसा होता है, ये मुंह हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गला हो गया। यहाँ पर कंठ में एक 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 हमारे यहाँ पर एक हड्डी जैसी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंठ। ये हो गया आपका कंठ, ठीक है ना। ये मुंह की ऊपरी छत होती है यहाँ पर, तालु, उसको बोलेंगे तालु, ठीक है ना। उस तालु के ही यहाँ पर, जहाँ पर इस तालु पर, उसके बाद मूर्धा, कि इसको कंठ को के से करते हैं, KTM। और उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, दांत रहते हैं। तो आपको एक चीज़ लग रही है, आवाज़ ना हमारी यहाँ से ऊपर जाती है, कंठ से ऊपर। पहले नंबर पर कंठ, दूसरे नंबर पर तालु, तीसरे नंबर पर मूर्धा, चौथे नंबर पर दंत, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे अ देखते हैं, आ देखते हैं, ठीक है ना। तो आ सबसे पहले कहाँ से आएगी, इसीलिए वर्णों का क्रम भी उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले कंठ वाले, कभी भी आप वर्णमाला में देखेंगे, फिर तालु वाले देखेंगे, फिर मूर्धा वाला देखेंगे, फिर दंत वाला देखेंगे। मैं इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए इतना है कि क्या है, अ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु का क्या हो जाता है, तालु से हमारी क्या हो जाती है, ए, अ के बाद ए। मूर्धा, मूर्धा में हमारी क्या आ जाती है, अगर हम स्वरों की बात करें, मूर्धा में हमारा स्वर में आ जाता है री, ठीक है ना। और एक दूसरे तरह का री भी होता है जो अब संस्कृत का होता है, लेकिन हिंदी में है नहीं, ठीक है ना। दंत में क्या हो जाता है, दंत में हमारा तौ वर्ग हो जाता है और एक स हो जाता है, ये वाला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। हमारी बहन विदुषी है, गीता सबसे श्रेष्ठतम, हमने इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है, ध्यान देना। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वह लोग आ गए हैं, वह हंसी से क्या होगी, वह हंसी से टाल गया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ध्यान देना कि जहाँ पर भी महिलाओं की बात हो रही होगी, स्त्री की बात हो रही होगी, वहाँ पर विद्वान शब्द का नहीं, बल्कि किसका प्रयोग होगा, विदुषी, जो यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर इस बाकी तीन क्यों गलत हैं, गीता सबसे श्रेष्ठतम, या तो सबसे का प्रयोग होगा या तो सर्वश्रेष्ठ का, दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में नहीं होगा, ठीक है ना। वह लोग आ गए हैं, यहाँ पर जो है कि वह सर्वनाम किस संबंधी त्रुटि है, यहाँ पर होना चाहिए था वे लोग आ गए हैं। वह हंसी से टाल गया, हंसी से नहीं होगा यहाँ पर जो है कारक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ होना चाहिए हंसी में टाल गया, ठीक है ना। तो इसमें कारक संबंधित त्रुटि होगी, इसमें जो है कि अनावश्यक पद जोड़ करके जोड़ने की वजह से त्रुटि होगी, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी त्रुटि होगी। तो इसका सही उत्तर हमने क्या पाया, विदुषी वाला, ठीक है ना। उसकी बहन बहुत विदुषी, हमारी बहन बहुत विदुषी है। प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है,
श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत या पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि घी शब्द का तत्सम रूप है। घी का क्या हो जाएगा? घी का घृत तो नहीं है, मक्खन भी नहीं है, नवनीत भी नहीं है, इसका हो जाएगा घी। ध्यान देना, नवनीत तत्सम तब इसका क्या हो जाता है? मक्खन हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि विशेषज्ञ का अर्थ है विषय की व्याख्या करने वाला, विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विषय को आत्मसात करने वाला या विषय का शौक रखने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? 62 का क्या हो जाएगा? किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले व्यक्ति को ही विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है? अनेक शब्द है, अनेक शब्द है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो पहली बात तो इसको हटाओ, द्विवचनों को भी हटाओ। ठीक है ना। ये अब इसका क्या उत्तर होगा? ए और बी में से क्या उत्तर होना चाहिए इसका? ध्यान दो, मैंने कल, अगर आपने कल की मेरी क्लास देखी होगी, अगर वो वाली वीडियो देखी होगी, तो आपने ये क्वेश्चन जो है कि जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। इसकी ये क्या है? बहुत, बहुवचन। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने उस समय बताया था आपको, दर्शन, दर्शन है, बाल है, हस्ताक्षर है, प्राण है ना, प्राण, प्राण है, हस्ताक्षर है, प्राण है। ठीक है ना। दर्शन दी, बाल काटे, हस्ताक्षर की, प्राण गवाए। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एक वचन में जैसे जनता हो गया, सभा हो गया, इस तरह के शब्द एक वचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम यहाँ देख लेते हैं। हिंदी में जो है, हिंदी में वचन जो होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक वचन होता है और एक होता है बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सज्जन शब्द का विलोम है। सज्जन का दुष्ट, असज्जन, कपटी या दुर्जन। ध्यान देना, इसका हो जाएगा दुर्जन। सज्जन, इसकी कई बार हमको संधि विच्छेद पूछ जाता है। सत प्लस जन, जन का मतलब होता है व्यक्ति, सत का मतलब अच्छा व्यक्ति। और दुर्जन को देखेंगे हम, दुर्हलंत प्लस जन, दुर का मतलब होता है बुरा, जन का मतलब होता है व्यक्ति, इसलिए सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। ठीक है ना। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 65, पौभारा होना। पौभारा होना क्या है? मुहावरा है, पद है, पदबंध है या लोकोक्ति है। और मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि लोकोक्ति और मुहावरों को छांटने के लिए एक क्या है? टिक है। जिसके लास्ट में ना होगा वो क्या हो जाएगा? जिसके अंत में क्या हो जाएगा? ना होगा, वो क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जिसके लास्ट में ना होगा वो होगा मुहावरा। ठीक है ना। जिसके लास्ट में होगा उसको मुहावरा होगा। अगर ये हट गया उसके बाद तो ना तो ये है ना तो ये है। ठीक है ना। पद किसको बोलते हैं? जब कोई स्वतंत्र वाक्य, किसी स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो पद हो जाता है। अगर किसी विशेष पदबंध की बात कीजिए तो वो पदबंध होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहावरा। पौबारा होना क्या है? मुहावरा है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाची, तिगुना, 50 ये तो निश्चित है, तिगुना भी निश्चित है, आधा भी निश्चित है, दसियों, दसियों क्या है? अनिश्चित संख्यावाची है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। और ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? निश्चित संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है संख्यावाचक, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है गुणवाचक, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। इस संख्यावाचक का भी 2 पार्ट होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक। ठीक है ना। परिमाणवाचक का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? जो ये क्या है? एक डॉट है, नीचे से इस तरह से इसको पूछना चाह रहा है क्या है? पूर्ण विराम है? नहीं, पूर्ण विराम ऐसा होता है।
अल्प विराम है? जी हाँ, अल्प विराम है। नहीं, अल्प विराम कैसे होता है? ऐसा होता है अल्प विराम, तो ये भी नहीं है। अर्ध विराम, अर्ध विराम, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अर्ध विराम। उप विराम कैसे होता है? उप विराम ध्यान देना, जैसे विसर्ग होता है ना, दो बिंदे, इस तरह से होता है, ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्ध विराम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? अब देखिए, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा शब्द ढूंढिए इनमें से जिसमें कि उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। देखते हैं, भारत प्लस ईय, तो इसमें तो केवल प्रत्यय जुड़ा हुआ है ईय, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। भूख प्लस आ, तो इसमें भी केवल प्रत्यय जुड़ा है, दोनों चीज़ें नहीं है। मित्र प्लस ता, इसमें भी केवल प्रत्यय है, तीनों में केवल प्रत्यय है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जब तीन हमने एलिमिनेट कर, क्यों होगा अब देखते हैं। इसमें उपसर्ग है प्लस कार मूल शब्द है और का इसमें जो है प्रत्यय है। क्या हो गया? इसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, तो प्रश्न यही तो पूछ रहा था, ऐसा शब्द बताओ जो उपसर्ग और प्रत्यय की जोड़ से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकारक, ठीक है। अगला शब्द देख लेते हैं। आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आलोच्य, आलोचक, आलोचना या समीक्षा। तो आलोचना करने वाला क्या है? आलोचना करने वाले को क्या बोलते हैं? आलोचक, ठीक है ना। आलोचना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आलोचना करने वाला को ये तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। समीक्षा, कई बार समीक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? समीक्षा करने वाले को समीक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70 पर। बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति तो है नहीं। अतिशयोक्ति में क्या होता है? जैसे एक अतिशयोक्ति में आता है केवल जब तक वो एक है हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आग, लंका सिगरी जल गई गई निशाचर भाग। एक है जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, है ना। इस तरह का वो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो जाते हैं। विरोधाभास भी नहीं है, ठीक है ना। विशेषोक्ति विभावना अलंकार क्यों है? क्योंकि ये सब इसका अर्थ भी समझना जरूरी है। बिनु पद चले, बिनु का मतलब बिना, पद का मतलब पैर, चले बिना पाँव के चल रहा है, सुने का मतलब सुनना, बिना, और बिना कान के सुन रहा है और बिना पाँव के चल रहा है, यानी कि कारण के बिना भी जहाँ पर कार्य होता है, इसकी परिभाषा होती है कारण के बिना भी, जिसमें कारण के बिना भी क्या होता है? कार्य हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? विभावना अलंकार। इसका ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। थोड़ा, चार गुना, कुरूप या प्रत्येक। इनमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा? थोड़ा, ठीक है ना। नहीं, सॉरी, इसका हो जाएगा थोड़ा, तो किसका हो जाएगा? परिमाण का, ठीक है ना। चार गुना किसका हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, जो हमने अभी ऊपर। कुरूप, गुणवाचक में क्या आता है? गुण का उल्लेख होता है। गुण हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया आदि चीज़ों सभी किस में आती हैं? गुण में आती हैं। प्रत्येक किस में आ जाएगा? प्रत्येक आना चाहिए आपका निश्चित संख्यावाचक में, यानी कि संख्यावाचक की भेद के अंदर जो हमने निश्चित संख्यावाचक पढ़ते हैं हम लोग, उसके अंतर्गत प्रत्येक आ जाएगा। प्रत्येक का मतलब क्रमवाचक, प्रत्येक का भी एक खंड होता है अंदर, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक, इस टाइप के जो होते हैं इसमें क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। आवृत्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस ग्रह या सतधन आग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो गया सत्य प्लस आग्रह, ठीक है ना। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। सत्या तो कोई शब्द होता है नहीं, ठीक है ना। सत्य धन ग्रह, फिर आ कहाँ से बनेगा इसमें, इसलिए नहीं होगा। सतधन आग्रह तो होगा ही नहीं, सताग्रह हो जाएगा वो तो, फिर अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो, इसलिए ये
नहीं हुई, ठीक है ना। दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? दरिद्रता व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, तो किसका है? भाववाचक। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 5। एक तो होता है यही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। एक और होता है, वो होता है तुम्हारा वो होता है द्रव्यवाचक, ठीक है ना। वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अगला है, इसको ऊपर कर लें। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ है होना। होना इसमें क्या है? पीछे से ना है। बताओ ये लोकोक्ति है या मुहावरा है? जल्दी, अब ऊपर बताया था अभी, क्या है? ये है मुहावरा, ठीक है ना। जिसके लास्ट पे नौ होता है वो क्या हो जाएगा? मुहावरा, ठीक है ना। तो आगे अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ है महंगाई बढ़ जाना, अच्छे दिन आना, वास्तविक कष्ट का पता लगना या रोजगार में वृद्धि होना। नहीं बोलते हैं अरे कि आपको चलेगा आटे भाव का पता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि वास्तविक कष्ट का पता लगना। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति है? प्रसाद नारायण मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल। और सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 76 कह रहा है, तो इसको जूम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 कहता है कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है? उत्तुंग, ओज, तीक्ष्ण, अग्र। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तुंग। अग्र का मतलब तो आगे हो जाता है, तीक्ष्ण का मतलब तीखा हो जाता है, ओज का मतलब ओज वाला ओजस्वी हो जाता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 77 का देखते हैं। चमकीला शब्द में प्रत्यय है, कीला भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, इला भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है? मूल शब्द क्या है? चमक प्लस ईला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ईला, ठीक है ना। 78 का उत्तर हो जाएगा। 78 देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अनिल, हवा, अभिराम, अविराम, अनुसरण, पीछे चलने वाला, अस्तु, अच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिराम, ठीक है ना। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है कि बिना विराम के, ठीक है ना। और अभिराम का मतलब होता है, अभी का मतलब होता है अच्छा लगने वाला, अच्छा लगने वाले को क्या बोलते हैं? अभिराम बोलते हैं। इसलिए अस्तु का मतलब अच्छा, ठीक है। अनुसरण का मतलब नहीं बोलते हैं उसका अनुसरण करो भाई। अनिल का मतलब हवा, अरे इसी से मिलता जुलता होता है अनल, और वो होता है आग का, ठीक है। आग का होता है, अग्नि का होता है, पावक होता है, वैश्वानर होता है ना, और क्या क्या होते हैं इस तरह से। 79 का है तरणी का अर्थ सूर्य है। तरणी, ध्यान दो, बड़ी इसमें दीर्घ ई है तरणी में, और छोटी सॉरी लघु ई है, तो सूर्य का है। तो तरणी का क्या अर्थ होता है? सागर नहीं होता है, धाम नहीं होता है, नदी नहीं होता है। तरणी का मतलब नाव। नहीं बोलते जैसे केवट ने राम 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 को तरणी से तराया, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है? 80वां प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी में स्पर्श, ये स्पष्ट नहीं है बल्कि स्पर्श व्यंजन बोला होगा। ये स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे मैंने उच्चारण के आधार पर बताया था ना, ये मुंह है, ये नाक है, ये मुंह है, ये यहाँ पर हमारा गला होता है, यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है मुंह तक, ये होता है कंठ के। यहाँ पर जो हमारे मुंह की ऊपरी छत होती है ये टी, उसी छत में जहाँ पर हमारी जीभ यहाँ पर थोड़ा सा आगे मुड़ती है वहाँ पर होता है एम, यानी कि मुर्दा। और यहाँ पर हमारे दांत होते हैं डी, यानी कि के टी एम डी। तो के टी एम डी, और इसके बाहर पर क्या होते हैं? ओस्ट का मतलब ओ ओ। तो ये 5 वर्ग होते हैं जो स्पर्श होते हैं कि क वर्ग, टी का मतलब तालु,
तालु में क्या होता है, चौवर्ग, चौवर्ग। एम का मतलब ट वर्ग, डी का मतलब त वर्ग, ओ का मतलब प वर्ग। अब देखो मैंने ये दो ऐसे 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 किए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है पुनरुक्ति चिन्ह। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है ऊपर की, तो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए ऐसे। तो यहाँ पर इस पर से व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो इनका क्रम ही इस वजह से होता है क्योंकि सबसे पहले आवाज़ कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है, फिर तालु से निकलती है, फिर मूर्धा से निकलती है, फिर दंत से निकलती है, फिर ओष्ठ से निकलती है। इसी वजह से अगर आप स्वरों और व्यंजनों का देखेंगे तो इसी क्रम में हमारे विशेषज्ञों ने क्या किया गया है, वर्णों को व्यवस्थित कर रखा है वर्णमाला में। इसीलिए संस्कृत को विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। आपको ये बहुत पहली बार नई चीज़ पता लगी होगी, अगर लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे देखते हैं कि क्योंकि आजकल लोग हिंदी को ना दूसरे से बाहर देखते नहीं हैं, जबकि कई सारी जैसे आजकल एक मार्केट में एक परीक्षा वाणी भी चल रही है, एक राजपाल कुमार यादव की भी चल रही है, जो विशेष बुक हैं जो आयोग की वेबसाइट पे हैं। हरदेव भारी है, एक शर्मा जी की है, और एक पृथ्वीनाथ पांडे बताते हैं मैंने, एक है गणेश वासुदेव प्रसाद की है जो उनकी है। तो ये इन बुकों में एकदम जब आप डीप पढ़ते हैं तो पता लगता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कामता प्रसाद के अनुसार जो है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। तो इस तरह की चीज़ें आप अगर चैनल पर बने रहेंगे तो इस तरह की कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो कि ऑथेंटिक बुकों में लिखा गया उनसे सार हम आपके द्वारा आपको पहुंचाते रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अचार क्या होते हैं। चार होते हैं आपके संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, जैसे एक तो अक्षा, त्र और ज्या हो जाता है, ठीक है ना, और एक होता है स्र, ठीक है। ये चार क्या होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हमको यहाँ पर क्या बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है, इसका मतलब 3 इसमें शुद्ध हैं। आशीर्वाद ठीक है जी, दीपावली ठीक है, अत्यधिक ठीक है। पीताम्बर में क्या गलत है, इसमें पीत प्लस अंबर। मैंने कहा था ना, जब भी वर्तनी का सवाल आए, या तो उसमें संधि से संबंधित गलती है, या उसमें समास से संबंधित गलती है, या उसमें उपसर्ग से संबंधित गलती है, या उसमें प्रत्यय से संबंधित गलती है। क्योंकि वर्तनी का मतलब भी होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, उस शब्द के बनने में क्या गड़बड़ी हुई है, या तो वो आपसे उसमें उस शब्द में संधि से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट पूछना चाह रहा है, या वो आपसे समाज से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट पूछना चाह रहा है, या वो उपसर्ग से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट पूछना चाह रहा है, या वो प्रत्यय से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट बताना चाह रहा है। क्योंकि शब्द इन्हीं 3-4 विधियों से शब्द का निर्माण होते हैं, इसीलिए वो इनसे ही वर्तनी के चक्कर में कई बार हम कहते हैं कि संधि नहीं पूछी। वो वर्तनी के चक्कर में ही इसमें 3-4 चीज़ें आपको इसी में लपेटे में ले लेता है वो, ठीक है ना। जैसे आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद शब्द को पूछ करके उसने आपको विसर्ग संधि भी पूछ दी है, ठीक है ना। दीपावली पूछ करके उसने दूसरी, यहाँ पर अत्यधिक पूछ करके उसने यण संधि आपसे पूछ ली है, ठीक है ना। तो ये परीक्षक के बहुत बड़े आयाम होते हैं जो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि उसने तो उस पोर्शन से सवाल ही नहीं पूछा। आप अगर देखेंगे तो उसने इसमें 3-4 प्रश्न कर दिया आपने 4 ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये होता है कि उस चीज़ को उस लेवल पर समझने की ज़रूरत होती है कि वो परीक्षक क्या चाह रहा है हमसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है का, अण, ड या ज्ञ। अभी हमने देखा था ना ज्ञ, ज्ञ किन किस से बना होता है। कई बार ये ज है ना, विशेषज्ञों ने बोला कि संयुक्त, इस पर ये लगा दिया, ये ज हो गया, यानी कि आधा ज य प्लस अ से ये बनता है, ठीक है ना। और वर्णमाला में ज के बाद आ जाएगा ये, ठीक है ना। वर्णमाला में कहूँ मैं उसमें शब्दकोश में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है, खरोष्टी से नहीं, ब्राह्मी से, शारदा से, चित्रलिपि से, किससे हो रखा है, बी, ठीक है ना, ब्राह्मी से। इसी ब्राह्मी को क्या बोलते हैं, लिपियों की जननी भी बोलते हैं,
ठीक है ना, सभी लिपियों की जननी भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद है। ध्यान देना कि हरद्वारायु की खासियत है कि वो व्यंजन संधि या संधि कम पूछ रहा है, उसके विच्छेद ज़्यादा पूछ रहा है। क्या है, वा प्लस गीस, ये तो होगा नहीं, वाग होगा ही नहीं। जब वो संधि विच्छेद पूछ रहा है तो यहाँ पर वाग होगा नहीं, वाग प्लस ईस, तो ये क किस में बदल जाएगा, गौ में बदल जाएगा। जब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, यहाँ पर व्यंजन संधि का एक पहला रूल काम कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द देखेंगे, ये अनुग्रहित, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रहित। केवल ग्रहित भी आएगा तो उसकी वर्तनी ऐसी होगी। ठीक है ना, वर्तनी पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। संवाद का सही अर्थ है, संवाद का सही अर्थ है कहा सुनी, बातचीत, तकरार या वाद विवाद। संवाद का मतलब क्या होता है, किसी से क्या करना, बातचीत करना। ठीक है ना, किसी से क्या करना, बातचीत करना या चर्चा करना। ठीक है ना। तकरार तो कोई और चीज़, किसी से किसके साथ तकरार होगी बोलते हैं। वाद विवाद करना वो अलग चीज़ होगी। कहा सुनी करना ये भी नेगेटिव उसमें आता है ये भी नेगेटिव में आता है, ये भी नेगेटिव उसमें आता है। लेकिन संवाद एक पॉजिटिव दृष्टिकोण में किया जाता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। निम्नांकित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है। यहाँ पर संधि विच्छेद एक क्या है, अब इसने 4 प्रश्न पूछ दिए एक प्रश्न में कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है ना, ध्यान देना कि कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ये हम चलते हैं उन्मेष। ये उन्मेष नहीं, यहाँ पर व्यंजन संधि का एक रूल काम करेगा, उत प्लस मेष। यहाँ पर जो है कि पहला वर्ण अपने अंतिम पंचमाक्षर में बदलेगा, तो यहाँ पर तब इसका उन्मेष जो शब्द बन करके आना है, इसका उन्मेष। उन्मेष भी ऐसे लिखा जाएगा, उन्मेष। ठीक है ना, उत हलंत प्लस मेष, तो इसका सही उत्तर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरों को हम देखते हैं। निश्चल का क्या हो जाएगा, निश्चल जो इसका हो जाएगा निश्चल, निश्चल या निश्चल। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी निश्चल ये हो गया निश्चल। महा प्लस इंद्र, ये आ प्लस ई मिल करके क्या हो जाएंगे, ए का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी महेंद्र। यदि प्लस अपि, ये ई की ई जो है कि य में बदल जाएगा यद्यपि। यदि यहाँ पर अपि हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी इसमें यद्यपि में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है वर्ण विच्छेद करना। निम्नलिखित में से वर्तनी का यह है कि वर्ण विच्छेद किसमें। यहाँ पर अगर हमको देखना है अभी इसका मतलब होता है, इसका मतलब है होता है स र प्लस अ, क्योंकि इस पर ई की मात्रा है तो यहाँ पर ई, ये ठीक है। मो माँ है तो मो प्लस आ, ये भी ठीक है। नो प्लस ओ, ये पहला वाला ऑप्शन तो ठीक है। अगले को जांचते हैं, हमको गलत बताना है। चिन्ह, चिन्ह को देखते हैं, च ई ह न अ, ये भी ठीक है। चिन्ह में देखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देना, ये भी दूसरा वाला भी ठीक है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, धैर्य, ध ठीक है, इस पर ए की मात्रा ये भी ठीक है। ये र पहला आएगा, ठीक है, आधा है। ये य है, य पर लास्ट में की मात्रा ये भी ठीक है। लास्ट में उत्तर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये र नहीं होगा बल्कि इस पर किसकी मात्रा है, यहाँ पर री हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी ये ई भी नहीं होगा फिर यहाँ पर, बाकी द यहाँ पर हलंत होना चाहिए था, फिर अ होना चाहिए था, तब इसका ये होगा। हृदय का आप एक बार दोबारा देख लो, हृदय का देखते हैं। हृदय का कैसे होना है, ह प्लस री प्लस द हलंत प्लस अ य हलंत प्लस अ। ठीक है ना, ये इसका सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ध्यान देना, इसको वर्ण विच्छेद बोलेंगे संधि विच्छेद में। बंधन शब्द की शुद्ध वर्तनी है, फिर यहाँ पर बंधन, बंधन को हम इस तरह से भी लिखते हैं ना, इस तरह से देखते हैं।
इसका क्या आएगा, इसके साथ प हलंत और अ, ये इसके साथ तो कोई स्वर है नहीं तो केवल न आएगा, इसके साथ दो चीज़ आएंगी, द आएगा हलंत के साथ और अ आएगा। इस नौ के साथ भी क्या आएगा, नौ आएगा फिर प्लस अ आएगा। देखते हैं किसमें है इस तरह का, ब अ आधा न ध अ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखें रामावतार। अगला प्रश्न है, रामावतार शब्द में कौन सी संधि है, राम प्लस अवतार। अब ध्यान देना, इस मौ में दो चीज़ें हैं ना, एक तो मौ हलंत है, एक अ है। ये अ इस अ से जुड़ेगा तो क्या क्या हो रहा है, जब सदा सजाती आ बन रहा है तो इस कंडीशन में क्या कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। ठीक है ना, दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, या तो इसमें आ आएगा, या तो दीर्घ ई आएगा, या तो दीर्घ ओ आएगा। गुण संधि में ए या ओ आएगा। आयादी संधि में क्या आएगा, अव आओ आय आए। ठीक है ना, वृद्धि संधि में आय आएगा या अव आएगा। ठीक है ना, यण संधि में य और वो से पहले क्या होगा, कोई अक्षर आधा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन। 91 में अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी, अष्ट प्लस अध्याय, ये बना हुआ है अष्ट प्लस अध्याय। तो यानी कि इसका पहला वाला पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो हो जाता है द्विगु समास। ठीक है ना, द्वंद्व समाज आता है जैसे माता पिता में, तत्पुरुष समाज आता है जैसे किसमें, राजपुत्र में, कर्मधारय समाज में आता है जिसमें विशेष्य विशेषण का क्या क्या होता है, विशेष्य विशेषण का वो होता है, संबंध होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे होता है कि जलज है, जल में उत्पन्न होता है जो, इस तरह से कुछ, मतलब कुछ कर्मधारय समाज के कुछ उदाहरण बहुब्री समाज में चले जाते हैं तो इस तरह से हो जाता है। जैसे पीताम्बर हो गया, अगर उस पीला है अंबर जिसका, इस तरह से वो कहाँ आ जाता है, कर्मधारय में आ जाता है, बहुब्री समाज में आ जाता है कुछ कुछ उदाहरण। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नांकित में पहाड़ का पर्यायवाची है उपल, भूधर, प्रस्तर या शिला। भूधर। अब देखते हैं पहाड़, पहाड़ का एक शब्द होता है भू, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है भूधर, भू, एक मिनट है, भू है पृथ्वी का, भू है पृथ्वी का, पृथ्वी। अब भू का मतलब धर, जिसको भू ने धरा हुआ है, किसको धरा हुआ है, पहाड़ को। किस में रहते हैं पहाड़, पृथ्वी में रहते हैं ना, तो इसीलिए इसी तरह का धर धर वाला एक महीधर, मही किसका होता है, पृथ्वी का। ठीक है ना, सॉरी मही मही पहाड़ का हो जाएगा, मही को धरने वाला भूधर, भू का मतलब पहाड़, भू का मतलब पृथ्वी। ठीक है ना, तो महीधर हो जाएगा इस तरह से, महीधर हो गया, भूधर हो गया, अद्रि हो गया, अंचल हो गया, गिरी हो गया, तुंग हो गया, ये सारे किसके हैं, ये सारे हैं पहाड़ की। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 93वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 93 में क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, रामायण, कोयल, पीतल और मिठास। कभी अगर भाववाचक संज्ञा आएगा ना, उसका डॉट 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 या उसकी के साथ वाक्य बनाना, उसका उसकी के साथ, इनमें से उसका रामायण नहीं हो रहा ना, उसका कोयल, उसका पीतल नहीं होना, उसकी मिठास बनना, उसकी मिठास, तो ये क्या है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निरूपण में उपसर्ग है, क्या है, निरूपण में क्या क्या उपसर्ग है, नी प्लस रूपण, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, निम्नांकित में विदेशी शब्द, हम देखें विदेशी शब्द, कुर्ता, सूरज, हाथ, ससुर, ये सारे तो क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। यहाँ पर जो कुर्ता है, ये कुर्ता हो जाएगा आपका तुर्की शब्द, क्या हो जाएगा, तुर्की। सूरज का सूर्य, तत्सम,
हाथ का हस्त हो जाएगा, ठीक है ना। ससुर का, ससुर एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व हो जाएगा ससुर, ठीक है ना। और ध्यान देना यहाँ पर ससुर की वर्तनी देखिए ना, वर्तनी कैसी होनी चाहिए ससुर की, ठीक है ना। अगले देखते हैं, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी किस में है? सृष्टि, ठ तो होगा नहीं। सबसे पहली बात तो हम क्या कर देंगे, ठ वालों को हटा देंगे, जिसमें जिसमें ठ होगा। ठ इसमें है, इसमें ऊपर से जिसमें दीर्घ मात्रा है वो भी हटा देंगे, बचा क्या ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, कर्ता नहीं, कर्म नहीं, कारण नहीं, न तो यह साधन है, न तो यहाँ पर कोई काम हो रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, कर्ता भी नहीं है। अपादान, अलगाव का भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, तुलना का भाव, इस तरह के भाव जहाँ पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है, अपादान होता है। और वहाँ पर से, अपादान का कारक चिन्ह क्या है, से है। अब ध्यान देना कि कई बार अगर इतना तो हमको पता लग गया, लेकिन अपादान यहाँ इस वाक्य में होगा किस में अपादान, अपादान होगा जिस चीज़ से जो चीज़ अलग हो रही है। तो पेड़ में अपादान है, ठीक है ना, पत्ते में नहीं बल्कि पेड़ में। जैसे जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान किस में है, स्थिर वस्तु में हमेशा अपादान होगी, ठीक है ना, जो स्थिर है, ये नहीं कि जो अलग हो रही वो नहीं, जो स्थिर वस्तु है उसमें, ठीक है ना। जैसे तुलना के भाव में कि मोहन सोहन से अच्छा है, ठीक है ना, या शर्माने के भाव में भी, है ना, जैसे गीता ससुर से शर्माती है, ठीक है ना। तो इस तरह से, या लजाती है, मोहन मोहन गरीबों से लजाता है, प्रेम, लजाना, घृणा भाव, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तुलना, ये सारी किस्में आती हैं अपादान में। कर्ण में होता है साधन, जैसे उसने अ, उसने पेन से लिखा, तो यहाँ पर पेन क्या है, कर्ण है। कर्म, उसने सेब खाया, तो सेब क्या है, कर्म है। और कर्ता, जैसे राम, राम दौड़ने जाता है, तो यहाँ पर राम जो है वो क्रिया, क्रिया का क्या है, करने वाला है, तो वो कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के भेद 8 प्रकार के होते हैं, पिछली वीडियो में हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जो य, र, ल और व होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, त क्या है, स्पर्शी, जो 5 वर्ग बताए थे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 5 वर्ग, उसमें से एक है, ठीक है ना। अगला है 99 क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य क्या क्या है, इसमें किसका मतलब, इसमें तीन तीन शब्द क्या है, 3 वाक्य क्या है, सही है। यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, मुझे दिल्ली जाना है, यह लोग अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस वाक्य में क्या गलती है, ठीक है ना। यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में आया था, ये तो ठीक है। उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, ये भी ठीक लग रहा है। मुझे दिल्ली जाना है, ये भी ठीक है। यह लोग अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना। तो यह, यहाँ पर यह लोग अच्छे आदमी, यह यहाँ पर इसका प्रयोग गलत हो रहा है। यहाँ पर जो है कि सर्वनाम संबंधी मिस्टेक है, फिर यहाँ पर होना चाहिए वे लोग अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर बहुवचन है पीछे में, तो यहाँ पर जो सर्वनाम होगा वो भी बहुवचन वाला ही सर्वनाम प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं 100 वाला, निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होना है, फिर सौंदर्य, मुनि, क्षत्रिय या पूज्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पूज्य, बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि दीर्घ ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार पूजनीय आएगा तो उस पूज सिंपल, उसमें उसमें नहीं आएगा आधा जो, ठीक है ना। अगर पूजनीय आएगा तो वो इस तरह से ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बहुत सी चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि क्योंकि वीडियो ज़्यादा बन जाती है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। मुझे जो सुझाव मिले हैं अभी तक कि वीडियो छोटी बनाई जाए, अंडर 40 मुश्किल से 40 मिनट से नीचे की वीडियो बनाई जाए। तो अभी लगभग लगभग ये वीडियो बन चुकी है 45 मिनट के आसपास। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो तैयारी करने वाले हैं
उन तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए। तो इजाज़त दीजिए विजेंद्र सिंह रावत उत्तराखंडी को। धन्यवाद।